नमस्ते दोस्तों, आइए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 7th वन। इसके पहले हम लोग का ऑलरेडी 1 से लेकर 6 तक आ चुका था, है ना। अब 1 से 6 तक पढ़ने के बाद हम लोग का इस चैप्टर का जो पूरा बेस था वो तैयार हो चुका है। ये मैंने कल भी कहा था क्लास की एंडिंग में, तो आज उसको हम वाइंड अप करते हैं एक ऐसा सवाल पिकअप करके जो कि हमारे इस चैप्टर के वैरायटीज़ को सम अप करेगा, जिसमें कि सब कुछ जितना अभी तक पढ़े हो वो उसमें इंक्लूड होके आ जाएगा। अब जिनको ये लग रहा है कि इतना जल्दी कैसे आ गया, वो पूरा एक फुल फ्लैश सवाल जो हमने एडमिशन पढ़ते वक्त नियर बाई 12-13 लेक्चर के बाद वो मोमेंट आया था, है ना। क्वेश्चन 57 या 56 जो भी था एडमिशन में, तो यहाँ इतना जल्दी कैसे आ गया, क्वेश्चन 33 में कैसे आ गया। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, दोबारा कह रहा है, एडमिशन ढंग से पढ़े हो तो रिटायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत हद तक सेम है, बस 2-3 सेगमेंट में ही वो अलग अलग है। तो आज जो सवाल हम पिकअप करने जा 33, ये सवाल है भले रिटायरमेंट का डेथ नहीं, अभी मैंने बोला नहीं है, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है मोर देन 80% तुमको रिपीट मिलेगा जो तुमने पढ़ा था एडमिशन में भी। इवन 33 के ऊपर जितना पढ़े हो टिल नाउ, पता हम कल गिन भी रहते हैं कि अभी तक मैंने कितना सवाल लगवाया है तुम सभी को। तो कल का जो मेरा सवाल था, लास्ट सवाल कल वाला, वो 31 था। हम जब काउंटिंग किए कि मैंने कितने क्वेश्चन पिकअप किए हैं उस 1 से 31 के बीच में, 1 से 31 के बीच में मैंने कितने हम कराए हैं, तो गैस करो कितना लगवा चुके हैं अब तक हम। जब मैंने काउंटिंग किया तो वो फिगर कंफर्टेबल था मेरे हिसाब से, गलत, नियर अबाउट 17-18। हम क्यों नियर कह दिए, क्योंकि अभी मुझे अच्छे से रिकॉल नहीं पड़ा, बट जितना मुझे याद आ रहा है 17 तो मुझे इतना वो फिगर याद आ रहा है, और इसको लेकर 18वां सवाल हो जाएगा ये 18th क्वेश्चन। तो किसी पर्टिकुलर चैप्टर से इतने सवाल लगाना, मोर देन हाफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पिकअप करना, ये बहुत सही है। उसमें लगभग सारे वैराइटीज़ कवर हो जाते हैं, और अभी 33 शुरुआत है इस चैप्टर का। जब देखोगे ना रिटायरमेंट वाला जो पार्ट है, रिटायरमेंट उसमें ये तुम्हारा कहाँ तक चलेगा, 57 तक। रिटायरमेंट पार्ट तुम्हारा 57 तक है, और अभी कौन सा क्वेश्चन चला, ये 33। तो ये श्योर है तुमको भी 33 से 57 के बीच में ये जो 24 सवाल हैं अप्रॉक्सीमेट 8-9 तो लगवाएंगे। क्यों, उसमें वो सारे वैराइटीज़ और देख लो जो और बोर्ड एग्जाम में आता है। आज का सवाल हमारा हार्ड तो नहीं है, बट ये हमें एक फुल फ्लैश क्वेश्चन को दिखाता है कैसे लगाया जाता है। उसमें और कॉम्प्लिकेशन करेगा बट आगे चल के। और 57 बात क्या है फिर, तो जो सेकंड सेगमेंट डेथ है कि अगर पार्टनर डेथ हो जाए तो कैसे क्या करते हो, तो जो रिटायरमेंट पढ़े हो वही डेथ है, सिर्फ 5% का फ़र्क है, 5 to 10% का, बाकी 90% से अधिक रिपीट है। जो रिटायरमेंट का अप्रोच था वही डेथ का अप्रोच होता है, बस कुछ सेगमेंट में अलग है, 1-2 चीज़ें बढ़ जाएगा घट जाएगा, वहाँ देखा जाएगा। बाकी हम लोग अब धीरे धीरे इस चैप्टर के नॉट वाइंड अप बट एक तरह से वैराइटीज़ के कवर अप पे आ रहे हैं। बाकी बस फिर एंडिंग क्या जगह से न्यूमेरिकल्स को और लगाना एंड एकदम लास्ट में PYQs लगवाना। क्लियर। तो जो भी सवाल लगवा रहे हैं उसको बहुत ढंग से देखो, यही सारे सवाल PYQs में हर साल आता है, इससे हार्ड नहीं आता। तो अब जो सवाल मैंने पिकअप किया है, मैंने पार्टनर नाम लिख दिया है, तो अपने रेस्पेक्टिव बुक से मैच कर लो। हो सकता है तुम्हारे बुक में ये जो क्वेश्चन 33 है वो ना मिले इस तरीके से, वो आगे पीछे हो सकता है। तो पार्टनर्स का नाम देख लो एंड रेशो देख लो। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। 3 पार्टनर्स XYZ जिनका रेशो दिया है इक्वली, बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 2023 का। बैलेंस शीट तुरंत इग्नोर करो, अभी हमारे अभी काम का नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट करके मत पढ़ने जाओ, आगे बढ़ो। जेड रिटायर किया है, यहाँ लिख के रखे रहो, यहाँ पे रिटायर कौन कर रहा है, जेड। बाद में कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, मतलब जेड के रिटायरमेंट टाइम पे इतना आपको एडजस्टमेंट दे दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां एंड 7, बस 6 पॉइंट है। इन 6 पॉइंट को पढ़ना बाद में। समझदारी क्या है, डायरेक्ट मेरे नीचे पढ़ लो करना क्या है। मैंने स्किप करा है बैलेंस शीट, मैंने स्किप करा है सारे पॉइंट जो बाहर दिया है एडिशनली। डायरेक्ट पहले दो करना क्या, बिकॉज होता क्या, तुमने गलती से बिना पढ़े कर दिया रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वहाँ पे कहा था जनरल एंट्रीज। तो टीचर के पास पूरा अधिकार है तुमको 0 देने का, और तुम कुछ नहीं कह सकते हो। गलत सॉल्व नहीं कियो, बस गलत जगह पे सॉल्व कियो। कहा था एंट्री तो बना दिए लेजर रिवर्सन पार्टनर्स कैपिटल का, तो वहाँ मार्क्स कट जाएगा। इसका रिवर्स भी है, कहा है रिवर्सन एंड पार्टनर्स कैपिटल तो बना दिए एंट्री, तो भी 0 पा सकते हो, बोर्ड में भी और स्कूल के एग्जाम में भी। और अगर हम खुद पर्सनली होंगे तो 0 देंगे, क्योंकि इसीलिए क्वेश्चन पढ़ना होता है कि एंडिंग में क्या रहा है। तो इस बार यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिपेयर पास जनरल एंट्रीज, गिव कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स।
तो एक काम करते हैं, इसमें लिखा है पहले क्या, जनरेटरीज नाम फोकस पे करते हैं। अगर एंट्री बनाना है तो 2-3 तरीके से काम करो, और एंट्री बनाते वक्त ऊपर नीचे कर दिए उससे कोई इशू नहीं है, सीक्वेंस का कोई इसमें रोल नहीं होता है। बट समझदारी क्या है, एक बार सवाल पढ़ो कि इसमें किसका किसे एंट्री बन सकता है, लाइक पढ़ो, जो भी एडिशनल पॉइंट दिया है पहले वहाँ पे फोकस कर लो, बैलेंस शीट पे फोकस एंडिंग में किया जाएगा। तो देखो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वैल्यूड एट 5,80,000, तो मतलब ये सब जो कंटेंट है किसका है, रिवैल्यूएशन का है। वो कह रहा है कंपेयर कर लो, ऊपर कितना था अभी कितना हो गया, जो गैप है वो कहाँ शिफ्ट कर दो, रिवैल्यूएशन में, आइदर इनकम के तौर पे या फिर एक्सपेंस के तौर पे। तो मतलब अगर तुम्हें दिख गया पहले से कि यहाँ पे रिवैल्यूएशन के कंटेंट की बात दे रहा है, इंफॉर्मेशन दिया है, तो जो मैंने कल के पहले बताया था हाउ टू मेक रिवैल्यूएशन इन एंट्री फॉर्म, याद है क्या था, 2 एंट्री पहले लिख लो पहले से, बिना आगे पढ़े। वो एंट्री किसका था, पहला एक्सपेंस के केस का एंट्री बना लो, जहां पे रीवैल्यूएशन को हमें कहाँ लिखना पड़ता है, डेबिट की क्रेडिट, एज पर नॉमिनल रूल डेबिट में। तो यहाँ पे जब एंट्री पास करना तो रीवैल्यूएशन यहाँ लिख लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड। अब जो जो रीजंस होंगे एक्सपेंस होंगे होने के वो नीचे लिखते चले जाओगे। फिर एक एंट्री बना लो किसका, इनकम का, तो नीचे लिख दें टू रिवैल्यूएशन। अब ये हमको नहीं पता कि इनकम वाला एंट्रीज इसमें आएगा कि नहीं आएगा, बस लिख के रखे लो, अगर नहीं है तो काट देंगे, मतलब उसको रिमूव कर देंगे, और जो जो इनकम कराएगा वो यहाँ लिखाएगा डेबिट में। ये सब तरीका इसलिए बता रहे हैं बिकॉज एग्जाम में क्या होता है, तुम्हें नहीं पता कितने टर्म्स हैं, और गिनने मतलब नहीं है, तुम डायरेक्ट एक एक पॉइंट पढ़ो, जो जहाँ जाएगा उसको उसी वक्त पुट करो, काम खत्म। क्योंकि एक बार किसी टर्म को पुट कर लिए अब उसका कोई नीड नहीं है, अनलेस अगर बनाते हो बैलेंस शीट आगे चल के। तो पढ़ते हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वैल्यूड एट 580। अब ऊपर जाके देखो कितना था पहले प्रॉपर्टी का अमाउंट, आई कैन सी 4 लाख था, और कितना हो गया, घटा कि बढ़ा, तो फायदा है ना, तो इस वाले में आएगा। और नाम क्या है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, और बेटर रहेगा लिखना शुरू करना एकदम बॉटम से, ताकि अगर मान लो एक ही नाम रह गया पूरे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, तुम ऊपर रिमूव कर देंगे। अब तुम गलती से ऊपर लिख दिए, एक ही नाम रह गया, तो बीच में गैप अच्छा लगेगा देखने में, तो इसीलिए थोड़ा दिमाग लगाया करो। तो यहाँ क्या आएगा, नाम बताओ, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, और लिखना चेंज अमाउंट, तो चेंज कितने से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो, इन्वेस्टमेंट जो कि वैल्यूड हो गया 47, तो ऊपर जाके देखो इन्वेस्टमेंट था कितने का, 50,000 का, 50,000 का था, 47 हो गया, घटा कि बढ़ा, 3,000 से ना। बट मैंने पहले भी कहा था इन्वेस्टमेंट वाले केस में सिर्फ एक बार देखा करो, क्या पता लायबिलिटी में IFR दिया हो उस इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन को मीट करने के लिए, बट यहाँ हम देख पा रहे हैं IFR, तो मतलब ये जो पूरा 3,000 है इसका भरपाई हम कहाँ से करेंगे, और एक्सपेंस से घटा है, तो यहाँ लिखाएगा टू इन्वेस्टमेंट कितने से, 3,000। नेक्स्ट पढ़ो, इसमें एक और बात भी कहा, स्टॉक वैल्यूड एट 94, स्टॉक ऊपर था 1 लाख का, 94 हो गया तो घटा ये भी है ना, वो भी आएगा स्टॉक, और कितने से घटा है, 6,000। थर्ड पढ़ो, ट्रेड डिस्काउंट, नहीं सॉरी सेकेंड, हाँ थर्ड पॉइंट, अ प्रोविजन ऑफ 5% टू बी मेड ऑन डाउटफुल डेट, डेटर पे 5% का प्रोविजन बनाना है, लायबिलिटी क्रिएट करना है। तो ऊपर जो हमारा डेटर है कितने का है, 2 लाख का, 2 लाख का 5% 10,000, 2 लाख इंटू 5/100 कितना आएगा। अब 10,000 का प्रोविजन बनाना है ना, प्रोविजन बनाना है, ऊपर हमारे पास कोई प्रोविजन था ही नहीं, तुम उल्टा प्रोविजन बनाने जाओ 10,000 का, ये लायबिलिटी बना रहे हो तो हमारे लिए खर्चा है, तो यहाँ पे आएगा 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का, ट्रेड मार्क आर वैल्यूलेस, हमारे पास एक ट्रेड डिस्काउंट था इंटेंजिबल एसेट्स के तौर पे जो वैल्यूलेस हो गया, मतलब उसका वैल्यू 0 हो गया। तो ऊपर था कितना पहले 20,000, एक 20,000 का एसेट्स इंटेंजिबल एसेट डायरेक्टली 0 आ गया, घट गया एसेट्स, तो नुकसान है। तो यहाँ पे आएगा, देखो इसमें 1 2 और आ गया, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, इसमें ऐड अपना कर लो, इतना मान के चलो कि लमसम 4 नाम तो आ ही सकता है, तो हम 4 नाम के लिए स्पेस रखे भी थे वैसे इनडायरेक्टली। और क्या है, an item of 12,000 included in the creditor is not likely to be claimed, what does it mean,
एक क्रेडिटर 12,000 का जो अब पैसा मांगने नहीं आएगा, नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, पैसा मांगने नहीं आने वाला। तो ये फ़ायदा ना हुआ, एक उधार जिनको मुझे पे करना था वो नहीं मांगेगा हमसे अब, तो फ़ायदा है। तो यहाँ पे आएगा क्रेडिटर कितने से 12,000, बिकॉज हमारा अब वहाँ पे ख़त्म हो गया है रीवैल्यूएशन का सारा कंटेंट, तो हम यहाँ पे ब्रेक कर दिए। तो मतलब इत्तेफाक से मेरा बहुत परफेक्ट तरीके से गैप बना था। चलो ठीक है, तो अब ये सब जब हो गया, पढ़ लो, लास्ट पॉइंट पढ़ लो। अच्छा मैंने पढ़ा नहीं था, पढ़ लेते हम। 6 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, क्या पता उसमें कोई रिवर्सन कंटेंट हो, देखने में क्या दिक्कत है। गुडविल टू बी वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर्स। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या आ रहा है, फर्म का जो गुडविल है, फर्म का जो गुडविल होगा वो तुमको निकालना है बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, और मैं परचेज दिया कितना है 1, तो ये तो पुट हो जाएगा। हमें एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया है, बट यहाँ पे 3 साल का प्रॉफिट दे दिया शायद ना, 120, 1,95,000। तो इन तीनों को ऐड कर लो, 120, आगे क्या है 1,95,000, इन तीनों को जोड़ने के बाद अपॉन 3 कर दो, ये तुम्हारा मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट, और इनटू परचेज ईयर 1 दिया हुआ है। कोई सॉल्व किया है, तीनों ऐड करो, वो देना कैलकुलेटर वहाँ से ऊपर रखा है, लाओ ऐड करके कितना आ रहा है, एक सॉरी 2,15,000 आ रहा है क्या, ऐड कितना आ जाने पाया 3,15,000 अपॉन में 3, तो ये कितना आया 1 लाख। सॉल्व करने पे ये फर्म का गुडविल आ गया। इसका हम करेंगे क्या, फर्म का तुम्हें इसलिए निकालना पड़ा या निकालने के क्वेश्चन में कहा था, क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है जेड, वो अपने लिए गुडविल मांग रहा है फर्म से, रिमेनिंग पार्टनर से। तो ये तो फर्म का है ना वैल्यूड, तुम्हें पता लगाना कि इस वैल्यूड में कितना हिस्सा जेड के नाम का है। तो यहाँ से अगर देखा जाए जेड के नाम का जो गुडविल अमाउंट आएगा, गुडविल का शेयर कह सकते हो, कैसे निकालोगे, जो तुमने फर्म का निकाला है गुडविल अभी वैल्यूड वाला, उसको मल्टीप्लाई कर दो इनटू जितना जेड का प्रॉफिट शेयरिंग है। तो सॉल्व करोगे 1,05,000 इनटू यहाँ पे कितना जेड का शेयर है 1/3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 1/3 से, ये कितना आता है 35,000। ये जो 35,000 आया ये कौन देगा, जेड को, जेड को तो मिलेगा पक्का है, ठीक है जेड को मिलेगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे हम आगे चल के, बट कौन देगा, जो पार्टनर्स जेड के शेयर को गेन किए हैं। यू कैन से इन अ सिंगल वर्ड दैट ये 35,000 वही लोग देंगे जो जेड के शेयर को गेन किए हैं, मींस जिन लोगों ने गेनिंग तौर पे रिसीव किया शेयर्स वो देंगे। यहाँ पे इस पूरे सवाल में कहीं भी अभी फिलहाल ना न्यू रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो, और ना ही ये बताया कहीं पे कि जेड का शेयर एक्स और वाई अपने में कैसे इनकलकेट करेंगे, कैसे लेंगे, नहीं बताया। तो इन दैट केस हमारा केस 1 है, सिंपली इनको हटाओ और जो बचेगा दैट इज आवर न्यू रेशियो, दैट इज आवर गेनिंग रेशियो, है ना। तो इन दैट केस ये जो 35,000 है ये एक्चुअली 1:1 में एक्स और वाई इन दोनों को देना पड़ेगा जेड को, मतलब 17,500, 17,500। ये सब एंट्री कैसे बनेगा बताएंगे, पहले इसको वाइंड अप करें, बिकॉज मैंने जो लास्ट पॉइंट था वो पढ़ तो लिया और वहाँ पे कहीं भी लायबिलिटी और एसेट की बात ही नहीं किया, तो मतलब हमारा ये खत्म हो चुका है रिवोल्यूशन का पूरा कंटेंट। तो इसको वाइंड अप पहले करो, ये 2 एंट्री बनाए बिकॉज ऑफ जो एक्सपेंस था, जो इनकम था वो पोस्ट कियो, बट इसको वाइंड अप कैसे करेंगे हम, जितना भी तुम्हारा ये पूरा टर्म है जो एक्सपेंस को इंडिकेट कर रहा था उसको ऐड करो, कितना आता है ये 39,000, और नीचे का ऐड करो इसको, कितना आएगा ये 180 है ये, तो 192। अब मैंने कल बताया था कि इसके बाद एक एंट्री बनना तय है, प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ है वो कैसे पता लगाते हो, यहाँ का रिवोल्यूशन यहाँ का रिवोल्यूशन कंपेयर कर लो, और जब कंपेयर करोगे तो तुम्हें क्या दिख रहा है कंपेयर करते वक्त, ऑन कंपेयरिंग बोथ द रिवोल्यूशन अकाउंट, जो मैंने गोला बनाया रेड से, तुम जब देखोगे ना तो ये है क्रेडिट, ये है डेबिट, तो साफ साफ दिख रहा है जो क्रेडिट वाला अमाउंट है, अमाउंट किसका, रीवैल्यूएशन का, मोर दिख रहा है कंपेयर टू डेबिट के, है ना। और ये इंडिकेट क्या करता है, प्रॉफिट, हाँ ठीक है। तो दिस इंडिकेट
कि फर्म में प्रॉफिट हुआ है ना, बट कितने का हुआ है ये पता लगाना है, तो सिंपली उनको ही माइनस कर दो। 192 माइनस 39 को माइनस किया है, कितना आया है? पक्का? ये जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट कौन पाएगा? ऑल द ओल्ड पार्टनर्स इंक्लूडिंग जेड, क्योंकि जेड छोड़ के जा रहा है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, वो भी तो मेहनत किया होगा फर्म के अंदर रहते हुए, जब तक वो रहा तो उस प्रॉफिट पे उसका भी अधिकार है। हाँ, ये चैप्टर एडमिशन करा होता तो उसमें जो ओल्ड थे उनको मिलता सिर्फ, वो न्यू से मतलब नहीं होता जो न्यू आता है, बट यहाँ तो जो जा रहा है वो भी अभी ओल्ड ही है, वो भले जा रहा है बट स्टिल वो फर्म में है पार्टनर एज अ, तो उसको उस लॉस या प्रॉफिट जो भी होता है रिवोल्यूशन के चेंजेस को देखते हुए उसमें उसको भी कंट्रीब्यूट करना होगा। इफ प्रॉफिट मिलेगा, लॉस तो मांगा जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट आया है ये सारे पार्टनर जो ओल्ड है सब में बटेगा और सबको मिलेगा बिकॉज प्रॉफिट है। और मैंने बार बार कहा जब पार्टनर कुछ भी देना रहेगा उन्हें कहाँ लिखेंगे आप एंट्री में नीचे, तो इसका एंट्री कैसे बनाओगे? 2x 2y 2z ऊपर। देखो रटा मत करो, इसमें कहीं लिखा नहीं तो हमेशा ऊपर पहले पुट करो फिर नीचे पुट करो कि रिवर्सन डेबिटेड फिर 2x 2y 2z, तुम लिखो पहले नीचे तो भी चलेगा। जो जहाँ तुम्हारा दिमाग काम करना शुरू कर दे, मुझे दिमाग कैसे काम कर रहा है कि भाई ये पैसा पार्टनर्स मिलना है तो मैंने पार्टनर्स को लिखा पहले ताकि वो अंडरस्टैंडिंग बना रहे। फिर जो गैप ऊपर बचा हुआ है फिलअप करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या आएगा? ये पैसा जहाँ से निकाल रहे हो, पैसा कहाँ से निकाल रहे हो? रीवैल्यूएशन से। अब कितना अमाउंट है? 1,53,000। इसको बांट दो इन द ओल्ड रेशियो दैट इज 1:1:1। कोई बांटा है? 51 51 एंड 51। तो मतलब हमने रिवैल्यूएशन का तो सारा कंटेंट बना लिया, इसका एंट्री और अब नहीं बनने वाला है ना, बट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब तुमको ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारे सवाल में और भी एंट्रीज बनने हैं। कहाँ सर्च करोगे? पहले बाहर के जो पॉइंट थे उनको दोबारा सर्च कर लो, तो उसमें देखोगे 1 से लेके 5 तक जितने पॉइंट थे 1 से लेके 5 तक वो सब इंक्लूड हो चुके हैं इन दोनों एंट्रीज में, तो वो तो ख़त्म। जो लास्ट वाला एंट्री था जहाँ तुमने गुडविल फॉर्म का निकाला फिर वहाँ से उस जेड का निकाला, तो इसका एंट्री बनेगा। ये जो 35 आ रहा है ये जेड को मिलेगा, कौन देगा इसको? और एंट्री क्या बनेगा? बिकॉज ये जेड को मिल रहा है तो नीचे क्या आएगा? 2z कैपिटल, और दे कौन रहे हैं? रिमेनिंग पार्टनर जो सेक्रीफाइस जो गेन किए हैं, और यहाँ पे गेन दोनों ही किए हैं। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है तो ये केस 1 और केस 1 में ओल्ड पार्टनर जो होते हैं सब गेन करते हैं इन द ओल्ड रेशो, बस उसको काट देना होता है। तो वहाँ पे हमारा x और y दोनों गेन कर रहे हैं। डेबिटेड जेड पा रहा है कितना? 35,000, और उसको दे कितने में रहे लोग? 17.5। यहाँ लिख देना दे आर प्रोवाइडिंग इन द गेनिंग रेशियो विच वॉज 1:1 इट सेल्फ, सेम था मतलब। ओके, 4 एंट्री बन गया। तो मैंने कहाँ सर्च में करवाया? जब एंट्री बनाना ही है तो जो बाहर कंटेंट है एडिशनल पॉइंट वहाँ से एंट्री बना लो, बन गया। अब क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, अब तुम्हें इसके बाद नहीं, अब तुमको जाना पड़ता है बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में देखो क्या कोई ऐसा रिजर्व्स, सरप्लसेस, लायबिलिटी में, एसेट्स में प्रॉफिट लॉस कुछ भी दिया हुआ है उसका भी एंट्री बनेगा। तुमने जो बाहर था उसका एंट्री बना लिया, ये तरीका होता है सर्च आउट करने का। तो देखो जरा अंदर क्या क्या दिया है, क्रेडिटर तो आएगा नहीं, हाँ एक रिजर्व दिख गया ना, तो उसका एंट्री बनेगा। अब यहाँ पे स्पेस में खत्म हो गया तो इसका जितने भी एंट्री बनेगा यहाँ बना देता हूँ, ठीक है इधर। तो इसका नेक्स्ट एंट्री का बताओ कितना बनेगा? वो रिजर्व पार्टनर्स को मिलेगा ना, और जितने भी रिजर्व सरप्लसेस हैं, प्रॉफिट लॉस हैं, लायबिलिटी एंड एसेट्स के सेगमेंट में बैलेंस शीट के अंदर, उसमें उस जेड का भी रहेगा मतलब रोल, वो भी एज अभी ओल्ड पार्टनर ही है। चला गया बात खत्म फिर, बट जब तक अभी गया नहीं है उसको भी मिलेगा। तो वो जो लायबिलिटी के रिजर्व्स है वो उसको मिलता है ना पार्टनर्स को, तो इसका कैसे करोगे डिस्ट्रीब्यूशन? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 2x 2y 2z डेबिटेड, कितना अमाउंट है? 20,000 है? नहीं 60,000 है ना, और तुम्हें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द ओल्ड रेशियो दैट इज 1:1:1। कितना का बांटो जरा? 20,000, ठीक है। लेकिन इसके बन जाने बाद अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, और नीचे देखो कुछ बचा है। प्रोविडेंट फंड नहीं बांटते हैं, भूलना मत, ठीक है। ये हमारा नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है क्योंकि ये एम्प्लॉइज़ का है,
ओनर्स का नहीं पैसा कि वो लोग आपस में बांट लें। वहाँ देखो एसेट्स में मुझे लास्ट में 2 नाम, ट्रेडमार्क तो काम ही नहीं है, खत्म हो चुका है। गुडविल दिख रहा है ना, जो अपीयर्ड है, तो ये एसेट्स का है। ये पार्टनर से मांगना होता है ना, तो उन्हें कैसे मांगू उनसे, उनको डेबिट करके इस बार। तो एक्स वाई जेड डेबिटेड 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 टू गुडविल। कितना अमाउंट है? हाँ 33,000। ऊपर कितना आएगा? ये बांटो ओल्ड एसओ में ही। जो भी रिजर्व्स होते हैं या प्रॉफिट लॉसेस, ये बढ़ते हैं ओल्ड एसओ में। कितना आ रहा है? 11। अच्छा, जिसको ये लग रहा है कैसे 11 आ गया, तो हम क्लैरिफाई कर दे रहे हैं। तो मैं इस 33 को बांटना है 1/3 1/3 1/3 में, इस 60 को बांटना है 1/3 1/3 1/3 में, तो इतना आ जाएगा। चलो पूछते हैं दोबारा से, क्या हमारा सारा एंट्रीज खत्म? देख के बता लो। 3 फेज मैंने सॉल्व किया है। पहला जो बाहर था उसको पिकअप किया, दूसरा जो लायबिलिटीज था वो मैंने पिकअप किया अगर था तो, तीसरा एसेट्स। एक आखिरी फेज है, एंट्री बनाते हुए तुम्हें ध्यान देना पड़ता है। पता क्या है? अब यहाँ पे तो जा रहा है पार्टनर जेड, क्वेश्चन में नहीं कहेगा या कहेगा, दोनों ही केस में। अगर रिटायरमेंट हो रहा है, ये तुम लोग के लिए नया कॉन्सेप्ट है। इतना ये जितना हमने कराया बोर्ड पे, यहाँ कुछ नया नहीं था, सिवाय बीच में कैसे गुडविल बांटा गया इन द गेनिंग रेशो। अदरवाइज इतना होने के बाद एक चीज़ नया आने वाला है, जो पार्टनर जा रहा है तो उसको हक है अपने पूरे पैसे को अब पार्टनर्स के कैपिटल के तौर पे न लिखवाने का। या तो पैसा लेके चला जाए अपना वो, या उस पूरे अमाउंट को फिलहाल वो अब कैपिटल ना कह के वो चाहता है कि बैलेंस शीट में लोन के तौर पे दिखाया जाए कि फर्म ने अभी तक उनका पैसा नहीं दिया रिटायर्ड पार्टनर का, वो एज अ लोन के तौर पे कब ना पार्टनर्स दे दें या जब भी देंगे देखा जाएगा। मतलब कहने का है तुम इतना पता लगा लो सिर्फ कि अब इस पूरे करने के बाद, एंट्री बनाने के बाद कितना अमाउंट आएगा। कैलकुलेशन ऑफ जेड अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ जेड अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, कि इनके जाते वक्त इनको कितना मिलना है। इस बात को कैसे कैलकुलेट करोगे? बहुत सिंपल तरीका है। जेड को क्या क्या मिल रहा है? सबसे पहला उनका कैपिटल जो उनका पहले से चला रहा था, जो कहाँ दिया होता है? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखा होता है। उनको दूसरा क्या मिल रहा है? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, अगर प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। तीसरा उनको बहुत से रिजर्व्स मिल रहे हैं। अगर मान लो कोई रिजर्व्स वहाँ का है, कहाँ का? लायबिलिटी का है, तो चलो लिख देते हैं हम। ये रहेगा, इसका साइन क्या रहेगा? प्लस में रहता है। अगर प्रॉफिट है, रुको, अगर प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है तो प्लस, लॉस दिया हुआ है तो लॉस, लॉस है तो माइनस। रिजर्व्स लायबिलिटीज का दिया हुआ है, लिख दे रहे लायबिलिटीज, तो ये पार्टनर्स को मिलता है तो इसका साइन क्या रहेगा? प्लस। अगर कोई लॉस दिया हुआ कहाँ का? एसेट साइड का, जिसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस कहते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉस कहते हैं, तो ये इसका साइन क्या रहेगा? माइनस। और इसको मिलता है गुडविल ना, कौन सा? वैल्यूड का, उसके शेयर का, मतलब उसके खुद के शेयर का जितना उसके हिस्से का है, तो वो उसको मिल रहा है, तो इसका साइन क्या रहेगा? अभी तुम्हारे लेवल पे इतना ही है कि पार्टनर जा रहा है छोड़ के, अगर उसको मेनली इतना ही मिलता है। गिन के ये 4-5 चीज़ें हैं, हालांकि इसमें चॉइस था आइदर प्रॉफिट या लॉस। बाकी इसके अलावा अगर क्वेश्चन में 1-2 नाम एक्स्ट्रा देगा तो देखा जाएगा, एक्स्ट्रा चीज़ें करे तो। अदरवाइज इतना तो कॉमन सेंस है, ये सब वो लेके जाएगा। तो अब देखो अपने क्वेश्चन में क्या क्या इसमें दिया हुआ है। जेड का कैपिटल दिया है 2 लाख दिया है ना, ये उसको मिलेगा। और क्या है, इस क्वेश्चन प्रॉफिट हुआ था ना, और कितना प्रॉफिट पाया जेड? 51 मिलेगा उसको। लॉस से मतलब नहीं है, लॉस का छोड़ दे सेगमेंट। लायबिलिटी के रिजर्व्स एक ही था और उसमें जेड कितना पाया है? 20,000 प्लस में रहेगा। एक एसेट्स का भी लॉस था गुडविल के नाम से, और वो उसका हर्जाना भरना पड़ा 11,000 का। बाकी गुडविल का जो उसका अमाउंट कितना मिला है? 35,000। दोनों मिला के दिए ठीक है, बट एट द एंड उसको कितना मिला पूरा एज अ होल? 35 मिला। यहाँ कितना लिखोगे? 35,000। अब कन्फ्यूजन ना होने पाए तुम लोग के लिए, तुम दोबारा क्लैरिफाई कर दे रहे हैं। ये जो माइनस लिखा है गलती ना करना, तो यहाँ लगा दे रहे ब्रैकेट तुम लोग के लिए हम, ये नेगेटिव है, बाकी सब उसको मिला है।
लॉस क्वेश्चन में था ही नहीं, तो ये पूरा सेगमेंट छोड़ दो, हाइड कर दो। अब सॉल्व करो इसको, कितना आ रही है 2,51,000। और सॉल्व इसी तरह किया करो ताकि गलती कभी ना होने पाए, क्योंकि ये लॉजिक में दिक्कत करता है एंट्री बनाते वक्त। 20,000 35,000 माइनस 11,000 2,95,000 चला रहा है, 295 आ रहा है। हाँ सही तो आया। 2 लाख प्लस में आएगा 2,95,000। तो इतना पैसा जेड को मिलना था उनके किस में, ये पैसा कहाँ पे है पहले उनके, अगर कल को फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया होता तो जेड के नाम का जो बैलेंस आता है लास्ट में सॉल्व करने के बाद वो इतना अमाउंट आएगा। वो तुमने इस तरह सॉल्व कर लिया है। अब ये बताओ, ये पैसा क्या वो अपने कैपिटल में रहने देना चाहता है? वो चाहता है ये पैसा एज अ कैपिटल के तौर पे बैलेंस शीट में शो ना होने पाए। मतलब वो चाह रहा है कि पैसा पहले उस नाम से तो ना शो होने पाए, जेड कैपिटल अकाउंट इस नाम से शो ना होने पाए। मतलब ही वांट कि उसका नाम ना रहने पाए फॉर्म के अंदर। तो मतलब एक तरीके से यू वांट कि लायबिलिटी ना आने पाए। ये जो नाम है जेड कैपिटल, ये एक तरह लायबिलिटी ना फर्म का, तो फर्म के अंदर ही नाम नहीं होना चाहिए। तो किसी नाम को क्लोज करना अगर है और वो लायबिलिटी अगर है, उसे क्लोज करना है, कहाँ लिखना चाहिए? जैसे लायबिलिटी क्रिएट करना होता है तो नीचे लिखते हो क्रेडिट में, जब लायबिलिटी को क्लोज करना होता है कहाँ लिखते हो? जैसे गुड, ये रिजर्व तो लायबिलिटी था ना, जब तुम बांट रहे थे तो लायबिलिटी क्लोज रहने तरीके से, तो कहाँ लिखा गया था ऊपर। तो उसी तरह अगर इस नाम को क्लोज करना है तो जो बनेगा लास्ट एंट्री, अब कैसे क्लोज करोगे? उस जेड के कैपिटल कहाँ लिखोगे? ऊपर जेड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। और फर्म कर रहा है इस नाम को क्लोज तो किया ठीक है, बट क्लोज कैसे कर रहा है? उनको ना पे करके, पेमेंट तो हो रहा है बट अभी नहीं हो रहा है। ये 295 को फर्म बेसिकली पे अभी नहीं कर रहा है। जब तक पेमेंट ना कहे तो टू कैश मत देना। तो यहाँ पता क्या आएगा फिर? उसी जेड के नाम से उसका लोन अकाउंट ओपन हो जाएगा। और ये क्यों नीचे लिखा रहा है? बिकॉज इट इज लायबिलिटी फॉर द फर्म। फर्म एक लायबिलिटी को खत्म करके एक और लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, बस अमाउंट वही है, बस नाम बदल जा रहा है। और ये इंडिकेट कर रहा है फर्म को, उस एक्स और वाई को, कि भाई आपको इतना पैसा देना है। किसको? जेड को, इन द फ्यूचर। हाँ, अगर ऐसा होता कि फर्म क्वेश्चन में लिखा होता कि भाई ऑन द स्पॉट इमीडिएटली पे कर रही है, तो जेड कैपिटल 295, टू कैश 295 खत्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कैश भी आ सकता था, डिपेंड ऑन क्वेश्चन में कहेगा तो। क्लियर है? ये मैंने जितना सॉल्व किया है, एक बार पहले एंट्री गिनो कितना हुआ। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 एंट्री है, जिसको ये लगता है कि ये 7 मार्क्स का है। क्या नहीं, इस सवाल 6 ही मार्क्स का है। बट इसमें अच्छी बात पता है क्या है कि इसमें कुछ एंट्रीज कम मार्क्स के होते हैं, जैसे हाफ मार्क्स भी हो सकते हैं जो सिंपल होते हैं। जैसे देखो मेरे हिसाब से ये 2 एंट्री सिंपल थे, तो ये हाफ मार्क्स। बाकी जो एंट्रीज हैं मे बी 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स, अगेन 1 मार्क्स, ये भी 1 मार्क्स एंड ये तुम्हारा हाफ मार्क्स हो गया 6 नंबर। बाकी जो कैलकुलेशन है ये तुमको तो भी दिखाना पड़ता है, बिकॉज ऑफ ये टीचर को इन्फ्लुएंस करता है कि हाँ बच्चे ने सारे अमाउंट्स को खुद से निकाला है, किसी से पूछा नहीं है। क्योंकि ये भी तो हो सकता है भाई तुम 295 किसी से पूछ लिया अचानक से और तुम एंट्री बनाना जानते हो सिर्फ, बट ये तुमने खुद निकाला है, तो इस तरह का दिखा दोगे ना तो ये ज़्यादा अफेक्टिव होता है टीचर के माइंडसेट पे। अब पहले इसको लिखो, अगर टाइम बचता है तो इसी क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रीवैल्यूएशन कैसे बनता, सब कुछ यही सेम रहेगा, A to Z सेम रहेगा। बस वहाँ पे क्या होगा, हम लोग क्या बनाएंगे फिर, पार्टनर्स कैपिटल एंड रीवैल्यूएशन। उतारो उसको पहले। अब ये देखो मैंने रब कर दिया है वो पूरा सॉल्यूशन, और रब इसलिए किया है ताकि हम लोग अब सेम क्वेश्चन का, अगर ये कहा होता क्वेश्चन में एग्जाम में भी कि डोंट प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, जस्ट मेक द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो ज़्यादा आसान पड़ता है, जल्दी हो भी जाता है। जहाँ तुम्हें बस करना क्या होता है, रिवैल्यूएशन का एंड पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बना लो। मैंने बना रखा टाइम बचाने के लिए। अब बिकॉज मैंने इस क्वेश्चन पहले सॉल्व किए हैं, इसके पीछे सॉल्व किए थे ना पूरा एंट्री बना के, तो मेरे लिए आसान है वैल्यूज़ को पुट करना। तो हम बुक में क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने नहीं जा रहे हैं, बस मुझे इतना हिंट जल्दी करा दो कि रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या क्या आना था। तो जो उसमें देखोगे ना एक्सपेंस वाले टर्म्स थे, कंडीशंस, वो यहाँ पे आएंगे। चलो बताओ एक एक करके उसमें कितने नाम थे जो एक्सपेंस को इंडिकेट कर रहा था। क्या क्या था? पहला क्या था?
घटा था क्या वो? पक्का घटा था? अच्छा ठीक है। तो 2 इन्वेस्टमेंट कितने से? नेक्स्ट क्या था? कितने से? 6000। उसके बाद कितने से था? नेक्स्ट क्या था? 2 ट्रेडमार्क कितने से था? ये जो नाम हमारा वहाँ पे एज अ एक्सपेंस के तौर पे आ रहा था लिखा गया, जो इनकम के तौर पे 2 ही नाम थे सिर्फ ना, क्या क्या था? बाई एंड एक और बाई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने का था? 20,000। और कितना था वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी? 180। अब देखो वहाँ तुमको बताओ प्रॉपर्ली कंपेयर करना पड़ा प्रॉफिट लॉस को पता लगाने के लिए ना। यहाँ कितना आसान है, देखो एकदम तुरंत टोटलिंग करो और तुम्हें साफ साफ दिख रहा है वहाँ का बड़ा है ना, कहाँ का? क्रेडिट साइड का, दैट कम्स 192 है ना। तो जो बिग नंबर होता है यहाँ लिख दो अपना। अब यहाँ पे बैलेंस लगाना आसान है और दिख रहा है साफ साफ कि बैलेंस कहाँ हमारा आ रहा है, इधर आ रहा है ना बैलेंस। और जो बैलेंस यहाँ पे आता है इसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट आ रहा है इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे टू किसके से बीच में? एक्स वाई और जेड के बीच में। और पहले प्रॉफिट आ कितना रहा था? 1,53,000 नहीं, कितनी था? चलो ठीक है, चलो 1,53,000 कितना सबके हिस्से में आएगा? 51,000। ठीक, तो इतना जल्दी बन गया ना। वहाँ से तुमको एक एक करके सोचना पड़ रहा था, बट खैर अब जब पार्टनर्स कैपिटल पे आओगे थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ा लो। हम तुम लोगों को लास्ट टाइम जो पढ़ाए थे एडमिशन, इस टाइप का सवाल लगवा रहे थे बड़ा वाला, तो वहाँ तुमको रटवाए थे, याद करवाए थे कि 3-4 चीज़ें आना ही आना होता है, उसी को सर्च किया करो पूरे बड़े सवाल के बीच में। वो क्या क्या था? सबसे पहला ऑल पार्टनर्स का बैलेंस BD है ना। दूसरा रीवैल्यूएशन का क्या था? प्रॉफिट लॉस जो भी रहेगा। तीसरा बैलेंस शीट के अपीयर्ड में जो भी लायबिलिटी और एसेट्स में दिया हुआ है, रिजर्व, सरप्लसेस, प्रॉफिट या लॉसेस, वो यहाँ पे आता है। एंड चौथा जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, वहाँ तो एडमिशन था तो मैंने लिखा था न्यू पार्टनर का गुडविल एंड प्रीमियम एंड कैपिटल। यहाँ पार्टनर जा रहा है तो जो पार्टनर जा रहा है उसके हिस्से का, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसके हिस्से का गुडविल, जो उसके हिस्से का है उसका ट्रीटमेंट है ना। तो ये बताओ सबसे पहला यहाँ पे क्या हमारा आएगा? देख बताओ, बैलेंस और तीनों का लिखो बैलेंस। ये कहाँ से मिलता है मुझे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिया होता है। तो यहाँ लिखो बाई बैलेंस BD दिया कितना कितना है? 3 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। ये हो गया रिवर्सन प्रॉफिट लॉस। यहाँ तो प्रॉफिट हुआ है ना, और प्रॉफिट जो होता है वो इधर लिखाता है, लॉस होगा तो इधर लिखाता है। तो कैसे करोगे? ये सब रिपीट चल रहा है हम लोग के लिए। अब बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और सबका लिखो इस बार 51 एंड 51। ये भी हो गया। तीसरा रिजर्व सरप्लसेस, हमने पहले से देखा था 2 ही था, एक लायबिलिटी के जनरल रिजर्व, एक वहाँ का गुडविल था ना। जो लायबिलिटी वाला था वो इधर आएगा, कैसे? बाई जनरल रिजर्व। कितना अमाउंट है? 60,000। तो सबके हिस्से में कितना आया था? 20,000। ओके, और एक यहाँ आएगा गुडविल ना, 2 गुडविल कितना था? 33। तो कितना आएगा? 11,000 ना। ओके, और भी कुछ है? नहीं, ये तुम्हारा खत्म हो गया। फिर अब बचा क्या? उस न्यू पार्टनर जो रिटायर्ड पार्टनर है उसके गुडविल का ट्रीटमेंट। ये सेगमेंट तुम पहले साइड से इसका एंट्री बना कर रखो, बहुत ज़रूरी है। इस सेगमेंट का एंट्री बना लो, भले ये कहेगा तो भी बना लो। हम लोग बनाए थे पहले, इसके पहले जो तुमने सॉल्व किया था, बीच में सॉल्व किया था हम। गुडविल पहले निकाले थे फर्म का, फिर वहाँ से निकाले थे जेड का, फिर बांटे थे बिटवीन द, उससे मांगे, उसको दिए थे, और मांगने के लिए जो पार्टनर्स गेन किए थे उनसे मांगे थे इन द गेनिंग रेशियो। तो जब एंट्री में उसके पास किए थे, कुछ ऐसा एंट्री बना था, जेड को मिल रहा था तो जेड कैपिटल नीचे लिखाया था, और दिए थे XY डेबिटेड कितना था? 17,500। बोलो। अब ये एंट्री मैंने तुमसे क्यों दोबारा बनवा दिया? क्योंकि अब जब ये एंट्री बनाते हो जो उसको गुडविल मिल रहा है उस रिटायर्ड पार्टनर को, तो ये ध्यान देना
इस एंट्री को यहाँ जब पोस्ट करोगे तो बेसिकली इसका जो पोस्टिंग करोगे जब, तो ये तुम्हारा बनेगा कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि डेबिट में भी और क्रेडिट दोनों ही जगह पे कैपिटल वर्ड दिख रहा है। तो जब दोनों ही जगह कैपिटल है तो यहाँ पोस्टिंग होगा तो कैपिटल के कॉन्ट्रा एंट्री पोस्ट होगा। मतलब ये जेड कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं एक और गलती की, यहाँ 2 लगा दो। ये जेड कहाँ दिख रहा तुम्हें, क्रेडिट में, तो यहाँ कहाँ जाएगा, ऐसे लिखो 2 जेड कैपिटल। और इसको पैसे दे कौन रहे हैं, एक्स और वाई, तो उनका पैसा घटेगा। तो बिकॉज उनका घटेगा तो वो जो अमाउंट है 17.5 यहाँ लिखाएगा, एक्स और जेड के अमाउंट के बीच में, नीचे जेड मत लिख देना। और जो एक्स और वाई डेबिट में है वो यहाँ पे कहाँ आएंगे, तो इस तरह बनता है कॉन्ट्रा एंट्री। ये लाइन टेढ़ा है क्या, और तरह चला गया, चलो ठीक है। तो बाई एक्स बाई वाई, और ये पैसा मिल रहा है जेड को, तो अमाउंट बिकॉज इसका पैसा बढ़ने वाला कैपिटल, तो यहाँ लिखाएगा अमाउंट 17,500 17,500। अब बिकॉज हमारे क्वेश्चन में इसके अलावा अभी ये सवाल आसान है ना, कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं कहा है, तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है ना। अब नॉर्मली लोग क्या करते थे, इफ़ पार्टनर रिटायर नहीं किया होता तो हम नॉर्मली क्या करते थे, सिंपल यहाँ लिखते थे 2 बैलेंस CD, और इन तीनों का जो बैलेंस था वो हम लोग एक साथ करते थे ना। बट बिकॉज जेड चला गया तो पहले जेड का ही हिसाब खत्म करो। कैसे, उसके सारे पैसे को जो भी यहाँ बैलेंस जेड का आएगा उसको बेसिकली या तो ट्रांसफ़र करो जेड के लोन अकाउंट में, या अगर क्वेश्चन में कहा है पेमेंट के लिए तो टू कैश, जो भी कहते हैं क्वेश्चन में, या बहुत जगह बैंक लिखा होता है, बट हम लोग यहाँ पे कैश बैंक लिखेंगे नहीं बिकॉज क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट लोन लिखना होता है, लोन। और कितना आएगा, हमने वहाँ सॉल्व किया था ना, चाहो तो वहाँ जो सॉल्व किए वही पिकअप कर लो, अदरवाइज ये देखो यहाँ का पूरा अमाउंट देख लो और इसको एकमात्र अमाउंट में माइनस कर दो, जो अमाउंट तुमने लिखा था वही आएगा 295, है ना। अब सोचो, वहाँ मैंने तुमको अलग से जेड का निकलवाना सिखवाया था जनरल एंट्री के केस में ना, यहाँ कितना ईजिली इसका बैलेंस दिख जा रहा है। अब बाकी जो जेड का काम खत्म हो गया है, एक्स और वाई का नॉर्मल जो बैलेंस निकालते हो जिस तरीके से निकाल लो, तुम यहाँ देख के लिख रहे हो, तुम उतार लो। जेड का हो जाने के बाद एक्स का यहाँ पे आ रहा है 342 500, हाँ 500, और वाई का 242 500। भाई टोटलिंग कर लेना। देखो ये सवाल मैंने क्यों तुम्हें दोनों करा दिए, दोनों तरीके से, एग्ज़ाम में कोई एक तरीके से आता है, ठीक है। मेरा मोटिव है तुमको दोनों तरीके पे कमांड होना चाहिए। एंट्रीज का कॉन्सेप्ट है सिंपल, बट वो प्रैक्टिस से रिकॉल होता है, याद रहता है। ये भी सिंपल था, बट हाँ हम लोग अब जो क्वेश्चन पिकअप करेंगे जहाँ पे जो कहेगा वही लगाएंगे। अगर कहीं एंट्री का है ओनली एंट्री, कहीं पे लेजर्स है इस तरह तो ये लेजर करेंगे। दोनों एक साथ जब करा रहे हैं तो ये टाइम जा चुका है 40 मिनट्स के आसपास, जो बहुत लेंदी हो रहा है ना। तो कोशिश करेंगे एक चीज़ एक ही तरह कराएंगे हम, बट फिलहाल चलो इसको भी देख लो। चाहो ये क्वेश्चन 33 था, बाकी जब लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो इसको और आगे ले चलेंगे। हमारा एक फुल फ्लैश क्वेश्चन था आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट था, इस पे कमांड कर लिए। तो अब रीवैल्यूएशन के क्वेश्चन जितने भी आगे हैं टिल 57 तक लगाने के लिए एक हद तक एलिजिबल हो गए हो। नया आएगा, थोड़ा बहुत आएगा बाकी, लेकिन यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट था ये क्लियर। तो बड़े सवाल को फेस करने के लिए 95% तक का कॉन्सेप्ट जान चुके हो। जो हल्का फुल्का रह गया है वो डिस्कस आगे करेंगे हम न्यू क्वेश्चन न्यू क्लास में, ठीक है ना। चलो उसको ले लो, फोटो ले लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, नमस्ते और धन्यवाद।